बिजनेस इनकम है, फ्रीलांसिंग करते हो, शॉप है, तो ITR 4 फाइल करने से पहले ये 3 मिस्टेक्स मत करना, वरना नोटिस आ सकता है। ITR 4 फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और सिर्फ 10 मिनट में आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो अगर आपको उसे भरने की नॉलेज हो। करोड़ों लोग ITR 4 फाइल कर देते हैं लेकिन गलत फाइल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सिंपलेस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 2026 का। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD, ADA एंड AE यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ITR 4 फाइल कर रहे हो, एक छोटी सी मिस्टेक आपका रिफंड रोक सकती है। किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं, आज हम खुद से कंप्लीट ITR 4 फाइलिंग प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फ्रीलांसर, ट्रेडर, कंसल्टेंट या स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो ITR 4 फाइलिंग का इजीएस्ट मेथड अभी देख लो। लास्ट ईयर बहुत लोगों का ITR डिफेक्टिव डिक्लेयर हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखो। ITR 4 में टर्नओवर और प्रॉफिट गलत फिल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंस्टेंटली डिटेक्ट कर सकता है। AI बेस्ड डिटेक्शन उनका लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। 2026 में ITR 4 फाइलिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है और ये लेटेस्ट ट्यूटोरियल आपको कंप्लीट फाइलिंग लाइव दिखाएगा, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है। करंट ईयर अपना सेलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर 26-27। ऑनलाइन पे क्लिक करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हुए आगे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप अपना ITR 4 सेलेक्ट करोगे। ITR 1 के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसमें अगर आप देख सकते हो तो ये ITR किन किन के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स जो कि रेसिडेंट हो और उनकी इनकम 50 लाख रुपए तक के हो, फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो कि सेक्शन 44 AD, ADA एंड AE में इंक्लूड हो। साथ ही साथ आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 112A के अंदर लिस्टेड सिक्योरिटीज के हैं 1,25,000 तक जो एग्जेम्प्ट है उनका भी डिस्क्लोजर कर सकते हो। ये ITR उन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है जो किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या फिर उनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 तक है तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर उनके एसेट्स हैं आउटसाइड इंडिया या फिर किसी ऐसी एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो कि इंडिया के बाहर हो, तो ये सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये ITR एप्लीकेबल है। ये इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली। अब हम यहाँ पे प्रोसीड विद ITR पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आ जाते हैं टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट। तो देखिए वही बात आ जाती है, अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हो तो आपके लिए 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उससे ज्यादा है तो आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी है। ओल्ड रिजीम में वही लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए हो जाती है, डिपेंडिंग आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो। अदर ऑप्शंस आपने यहाँ दे रखे हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर नहीं भी जाती है लेकिन आपने ये ट्रांजैक्शंस में एंटर हुए हो तो आपके लिए ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। वॉलंटरी बेसिस पे फाइल कर रहे हो तो अदर्स में आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए क्लिक करके ओके करना है। देन फर्स्ट आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले चेक करना है क्या भरी हुई है। एक जो चेंज आया है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी एड्रेस दे सकते हो इन केस आप अपने प्राइमरी एड्रेस के ऊपर नहीं रह रहे हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो या कहीं और पे रिलोकेट करो तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस डालना है। अदरवाइज सेम है तो आप यहाँ पे यस करके इसको सेव कर सकते हो, अदरवाइज आपको वैलिडेशन के समय में एरर आ सकती है। देन अगर आप बिजनेस के साथ साथ मान लीजिए नौकरी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना सेलेक्ट करना होगा, सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट है तो अदर्स में आ जाएगा, फैमिली पेंशन है नॉट एप्लीकेबल। इस तरीके से आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139(1) अगर बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर रहे हो, बिलेटेड रिटर्न के लिए 139(4), 139(5) अगर आप अपना रिटर्न रिवाइज करते हो, अपडेटेड रिटर्न के लिए 139(8A), ये सब सेक्शंस हैं, आपको प्रॉपर सेक्शन चूज करना होगा। अगर कोई नोटिस आती है उसके अगेंस्ट फाइल करते हो तो ये रिलेवेंट सेक्शंस होंगे। अभी के लिए 139(1) ही आपको सेलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। अब एक देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि आप कौन सी रिजीम ऑप्ट करते हो। न्यू रिजीम में अगर आप रिटर्न अपना फाइल कर रहे हो तो फिर आपको कुछ भी ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। हैव यू फाइल्ड फॉर्म
10 IEA within due date for the earlier assessment year for choosing old tax regime। मतलब अगर आप पिछले सालों के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल कर रहे होगे, उसके अंदर रिटर्न डाल रहे होगे, तो आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया होगा। अगर ऐसा किया है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले से ही ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम को ऑप्ट करे हुए हो, जो कि डिफॉल्ट स्कीम थी, तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करोगे। देन नीचे अगर आप न्यू रिजीम में ही कंटिन्यू करना चाहते हो, देन अगेन आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना और प्रोसीड कर देना। देखिए लिखा है हैव यू फर्निश्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट ईयर, तो हम यहाँ पे भी न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो करते हुए चले जाएंगे। हाँ, पिछले सालों में अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल करी होगा, उसके अंदर अपना रिटर्न डाला होगा, तो आपने 10 IEA फाइल किया होगा। यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हुए किस ईयर में किया वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, अपना एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपने पिछले सालों के अंदर हैव यू फाइल्ड ITR 3-4 इन पास्ट एंड हैव री-एंटर्ड न्यू टैक्स रिजीम बाय फाइलिंग 10 IEA। मतलब आप पहले 10 IEA फाइल करके आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट करी, फिर आपने उससे ऑप्ट आउट किया, तो यहाँ पे भी आप उसका यस और नो में रिप्लाई करोगे। देन आप आगे जाके प्रोसीड करोगे। मेरे केस के अंदर मैंने मान लीजिए पिछले साल से ही डिफॉल्ट स्कीम न्यू रिजीम ले रखी है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता, तो पहले ही मैंने वो सेलेक्ट कर रखी है। इस ईयर में भी मैं न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करूंगा, दोनों केस में नो सेलेक्ट करा। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमें चेक करना है कि हमें ओल्ड रिजीम ऑफ करना चाहिए, न्यू रिजीम ऑफ करना चाहिए, तो आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर न्यू रिजीम ही आपकी बेनिफिशियल आएगी। देन अगर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी फाइल कर रहा है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो ही सेलेक्ट करना है। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, एक वैलिडेटेड बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, तभी आपका रिफंड प्रोसेस होगा, वरना रिफंड रुक जाएगा। देन आपको ये डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म करनी है, कंफर्म करके ओके करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैंने नॉट एप्लीकेबल डाल दिया तो मेरे पास से सैलरी हेड की वही हटे आएगी। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए अब आ जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने बिजनेस प्रोफेशन की इनकम डालनी है। एडिट करते हुए हम यहाँ पे 44 AD, ADA, 44 AE की इनकम डालेंगे। लेकिन ये इनकम डालने से पहले हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, अपनी ग्रॉस रिसीट्स। वो हमारी ग्रॉस रिसीट्स कैसे निकलेंगे, हमारा टर्नओवर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास हमारा फॉर्म 26 से AIS, TIS हमारे पास होना चाहिए। साथ ही हमारे बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या ट्रांजैक्शन है, अगर हम GST में रजिस्टर्ड हैं तो उसके क्या ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम यहाँ से इसको एडिट करेंगे। एडिट करते हुए 44 AD के अंदर हम यहाँ पे शो डिटेल्स करते हुए अपना बिजनेस ऐड करते हुए ग्रॉस रिसीट्स डालेंगे, चाहे वो कैश में हो चाहे डिजिटल मोड में। सबसे पहले बता दें कि 44 AD जो ऑप्ट करते हैं उनके लिए टर्नओवर लिमिट क्या है। अगर आप डिजिटल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, मतलब आपके कैश के ट्रांजैक्शंस जो है वो 5% से ज्यादा नहीं है, तो आपके केस में टर्नओवर की लिमिट इस सेक्शन में 3 करोड़ रुपए हो जाती है। वहीं अगर आपके कैश के ट्रांजैक्शंस 5% से ज्यादा है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो तभी आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे, उसके बाद जो आप टर्नओवर अपना निकाल लोगे, टर्नओवर निकालने के बाद तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैश एसेट्स कितनी है और डिजिटल एसेट्स कितनी है। टू अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पे आप अपना मान लीजिए 1,50,00,000 रुपए की है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर रिसीट इन कैश हमारी 0 है और रिसीट एनी अदर मोड अगर कोई होता है, बार्टर सिस्टम में पूछा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, तो मिनिमम 6% यहाँ पे आपको लेना ही लेना है। सपोज हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए की इनकम पकड़ ली, तो 6% से ज्यादा है तो ये उसको कंसिडर कर लेगा, अगर कम है तो फिर ये उसको एरर दे देगा। सपोज यहाँ पे हम अभी 6 लाख रुपए भर दें, तो देखिए एरर दे दिया उसने। तो यहाँ पे आपको 6% या उससे ज्यादा की ही ग्रॉस रिसीट से इनकम पकड़ना है, तो वो आप पकड़ लेंगे। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके बिजनेस में एक्चुअली में प्रॉफिट ज्यादा है, मान लीजिए 20% है, तो आपको यहाँ पे 20% रिपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपके पास नोटिस आने की संभावना है। क्योंकि जो पैसा आप सेव करोगे उसी से इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्टमेंट जहां पे दिखाई देगा आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपके ऊपर हेवी टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज लग सकती है। तो ये तो हो गई 44 AD की बात। 44 AD में हम प्रोफेशनल्स की डिटेल देते हैं, जो भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं वो अपना नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज 50 लाख रुपए हो जाती है। 50% या उससे ज्यादा प्रॉफिट की परसेंटेज हो जाती है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, जैसे ऊपर 6% 8% था, यहाँ पे वही परसेंटेज 50% एंड अबव हो जाती है। अगर यहाँ पे आप अपनी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ पकड़ते हो तो आपको मिनिमम प्रॉफिट 50 लाख रुपए यहाँ पे पकड़ना ही है। 44 AE का यहाँ पे आपको अपने जो भी आप हैवी गुड्स व्हीकल या फिर अपने लाइट गुड्स व्हीकल अपने पास रखे हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी इनकम कंप्यूट करनी है और डालनी है। सपोज मेरी खाली बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था, 44 AD की इनकम थी, तो मैंने वो करते हुए इसको यहाँ पे सेव किया और सेव करके आगे प्रोसीड करा।
सेव करने से पहले एक चीज और ध्यान रख ली, यहाँ पे हमें अपना नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे उसका बिजनेस कोड है, कोई भी बिजनेस आपका हो सकता है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। सपोज मेरा कोई फ्लोर मिलिंग का या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार प्रोडक्ट्स का बिजनेस था, मैंने वो ऐड किया और मैंने उसको यहाँ पे सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे, हमारे बिजनेस की डिटेल्स ऐड हो गई। अगर हम सैलरी भी पा रहे हैं तो हम यहाँ पे एडिट करते हुए अपनी सैलरी की डिटेल्स अपने फॉर्म 16 या फिर मैनुअली डाल सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के केस में फिर वही बात आएगी कि यहाँ पे जो भी हम हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे उसके अंदर हमको, अगर हम न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। वहीं अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट होगी तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हम लेट आउट करते हैं तो वहां पे उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है आप उसको डालते हुए यहाँ पे डेटा सेव कर सकते हैं। देन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये डेटा जो भी आपका AIS से होगा वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। आप अपनी इनकम 10 जगह से क्रॉस चेक करिएगा, अपने बैंक से TDS सर्टिफिकेट लिएगा जहां से इंटरेस्ट मिल रहा, वो सब करने के बाद यहाँ पे AIS से क्रॉस चेक करते हुए, 26AS से क्रॉस चेक करते हुए, अपने TDS सर्टिफिकेट से मिलाते हुए यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी होगी। ये डालने के बाद आपको ये सेव करना है, कंफर्म करना है। ये कंफर्म हो गई आपकी टोटल इनकम की लायबिलिटी। अब आ जाती है कि डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर हमारी कौन कौन सी आ जाती है? हमारी आ जाती है यहाँ पे 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चरल इनकम, जो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी, उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2026। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नई चीजें ऐड कर दी गई है। बैलेंस विद बैंक्स ये कंपलसरी हो चुका है। E15, E19, E20, 21 एंड 22। E21 भी अब मैंडेटरी हो चुका है। पहले आप यहाँ पे जीरो फिगर्स डाल के इसको आगे प्रोसीड कर देते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बैंक के अंदर बैलेंस आपका जीरो, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर रहेगा। तो अपना बैंक का बैलेंस जो सही हो वो यहाँ पे रिपोर्ट करें। अगर बैंक का बैलेंस आपका ज्यादा है और आपने अपनी इनकम कम डिस्क्लोज करी है, जो कि पॉसिबल है, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली डेटर्स, क्रेडिटर्स, किस वजह से बैंक का बैलेंस ज्यादा है, या तो ओपनिंग चला आ रहा था इस वजह से ज्यादा है, आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप साल के अंदर 10 लाख कमा रहे हो, अपने बैंक के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए हो, तो दैट मींस आपने पेमेंट ज्यादा रिसीव करी है। वो किस वजह से करी, हो सकता है किसी से एडवांस रिसीव हो गया हो, तो ये रिकंसिलेशन आपको अपनी बुक्स के हिसाब से रखना पड़ेगा। यहाँ पे वही बैलेंसेस डालने हैं और जो भी आपने बैलेंस शीट तैयार करी होगी, जरूरी नहीं है उसका टोटल टैली करें, लेकिन आपको वो डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी डालनी है। दो चीजें यहाँ पे एड ऑन हुई हैं, एक इन्वेस्टमेंट्स, एक आपका बैलेंस विद बैंक। बैलेंस विद बैंक सही अपने बैंक के अंदर बैलेंस देखते हुए ही डालें। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी टर्नओवर की जो भी ग्रॉस रेसिट्स हैं वो डिस्क्लोज करनी है। जो आपने अपना जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर और जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट करी है जीएसटी रिटर्न के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज की, वो यहाँ आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद देखेंगे एक और एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे डिस्क्लोजर मांग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जहां पे 1.25 लाख तक की एग्जेम्पशन है, तो वो भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगी, उसकी सेल कंसिडरेशन और उसकी परचेज वैल्यू। देन हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम टोटल डिडक्शन, जैसे ही हमारी जीरो है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल डिडक्शंस। न्यू रिजीम के अंदर टोटल डिडक्शंस के अंदर ग्राफ देखो ज्यादा मिलते नहीं है। अग्निपथ स्कीम में मिलता है, कोई और डिडक्शन हो जो एक्चुअल है वही क्लेम करिए, गलत डिडक्शन क्लेम करने पे नोटिस आ सकती है। ये करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। देन टैक्स पेड, जितना भी आपका टीडीएस कटा हो, चाहे सैलरी पे, अदर देन सैलरी के ऊपर अलावा आपका टीसीएस कटा हो, या फिर आपने एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसको एआईएस टीआईएस से अपना मैच करते हुए आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है। देन आपको अपनी टोटल लायबिलिटी देखनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए तक की हमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमको 87A में 60,000 तक की रिबेट मिल जाती है। मेरा 40,000 टैक्स आ रहा है, तो जो उसकी रिबेट मिल गई तो मेरे ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। जीरो टैक्स लायबिलिटी करते हुए आपको उसको कंफर्म करना है। देन आप प्रोसीड टू वैलिडेशन में जब करेंगे तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर देगा, कितना टैक्स बन रहा था, क्या रिबेट मिला, प्लस आपके जो एडवांस टैक्स जमा है 61,000, और उसके बाद आपका ये रिफंड निकाल देगा पूरा का पूरा। ये करने के बाद आपको अपना आईटीआर रिव्यू करना है और उसको रिटर्न करना है। अगर कोई वैलिडेशन एरर्स नहीं आते हैं तो फिर आप अपना रिटर्न ईवीसी या डीएससी के थ्रू फाइल कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट थी ये रिटर्न कैसे फाइल करनी है। बस इंपॉर्टेंट इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपके पास जो भी डिटेल्स आप इसमें डाल रहे हो वो एज पर योर इनकम टैक्स, एज पर योर बैंक स्टेटमेंट, एज पर योर जीएसटी रिटर्न्स, एज पर योर एआईएस, टीआईएस एंड 26 ईयर्स, इनसे आप मैच कराते चलें। कोई भी मिसमैच होगा तो एआई बेस्ड नोटिस आने की संभावना होगी और फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये वीडियो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके लिए जो कि स्मॉल बिजनेस टैक्स पेयर्स हैं और प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो
तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन कोलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस स्कीम ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। थैंक यू।